बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। और इसके साथ ही हम कुछ टॉपिक है थोड़ा सा जिसमें हम सेल साइकिल को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पहले लेक्चर में हमने मियोसिस पढ़ा था, तो उसमें ये स्टडी किया था जो मेल गमीट है उसे हम स्पर्म कहते हैं। तो मेल ऑर्गन जिसके अंदर ये गमीट्स बनते हैं उसे टेस्टिस बोला जाता है, और फीमेल ऑर्गन जिसके अंदर एग बनते हैं जो पेयर होती है, यानी कि पेयर ओवरी मौजूद होती हैं, तो उसे हम ओवरीज बोलते हैं। यानी कि पेयर ऑर्गन मौजूद होते हैं जिसे हम ओवरीज बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग इन ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। तो ये पहला डिफरेंस है। उसके बाद हम एक डायग्राम की मदद से इसको एलैबोरेट करेंगे। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स या कह लें पाउच जिसके अंदर स्पर्म्स सेल्स मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस होगा, तो जो चीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे दो डिवीजन होंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मियोसिस। मियोसिस के अंदर दो टाइप्स होंगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो पहले होगी मियोसिस 1 यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगी, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे रिड्यूस हाफ हो जाएंगे। यानी कि आफ्टर मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर रिमेन हाफ। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलेंगे। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 मींस जस्ट लाइक माइटोसिस। तो अब यहाँ पे स्पर्मेटिड बन जाएंगे 4, क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 और दूसरे से भी 2, तो टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे 4, और ये चारों हैप्लॉइड। स्टार्ट पे हमारे पास डिप्लॉइड है, अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पर्मेटिड बने वो हैप्लॉइड है। अब जब स्पर्मेटिड अब फ्लैजेला अटेन कर लें, कैप डेवलप कर लें, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्पर्म कहते हैं। यानी कि एक स्पर्म आफ्टर मियोसिस 1 एंड 2 मैच्योर स्पर्म आर प्रोड्यूस। यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद ही मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ऑल 4 प्रोडक्ट, यानी कि ये चारों प्रोडक्ट किसकी हैं? मियोसिस की। एक्वायर यानी कि हासिल कर लें कैप जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, फ्लैजेला, और इसके अलावा ऑर्गेनेलिस, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी मकदार में मौजूद होते हैं, जो क्योंकि इसने ट्रैवल करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। तो ये चीज़ें वो जब स्पर्मेटिड डेवलप कर लेगा, अब उसे हम स्पर्म बोलेंगे। कैप के अंदर पेनिट्रेशन करनी है एग के अंदर, और फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस। रिपीट कर देता हूँ, स्पर्मेटोगोनिया ये टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स हैं जो डिप्लॉइड सेल्स हैं, इनके अंदर फर्दर डिवीजन होगी तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व है, मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2। मियोसिस 1 के ज़रिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर मियोसिस 2 के नतीजे में स्पर्मेटिड बनेंगे, इनके नंबर 4 होंगे, और उसके बाद जब वो कैप और फ्लैजेला अटेन कर लेंगे अब उसे हम बोलेंगे मैच्योर स्पर्म। सेम यही प्रोसेस ओवरीज के अंदर हो रहा है। पहले तो है ओवरी पेयर होती हैं, पेयर की सूरत में होती हैं, और इस यहाँ पे जो सेल हो गए उसे ओगोनियम बोलेंगे। जैसा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम बोला था, यहाँ पे ओगोनियम, और ये भी डिप्लॉइड होंगे। और डिप्लॉइड के बाद यहाँ पे प्राइमरी oocytes बनेंगे। अब यहाँ पे भी मियोसिस 1 होगी, ये मैंने इक्वल बराबर शो कर मियोसिस 1। तो हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, अब ये डिफरेंट है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नतीजे में हमारे पास 2 बने थे, लेकिन यहाँ पे एक बनेगा और दूसरी पोलर बॉडी होगी। क्यों?
क्योंकि फीमेल ओवरी, एफएससी में आप लोग पढ़ चुके हैं, फीमेल ओवरी एक वक्त में एक ही एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम ओवल्यूशन बोलते थे। तो यहां पे एक सेकेंडरी ओसिट्स और दूसरा हमारे पास पोलर बॉडी, और इस पोलर बॉडी को हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। फर्दर इसमें मियोसिस 2 होगी, पोलर बॉडी 2 पोलर बॉडी में, और ये सेकेंडरी ओसिट्स मजीद एक पोलर बॉडी इससे बनेगी और एक जो है आपके पास ओवम या मैच्योर एग बनेगा। तो यहाँ पे जो 3 हमारे पास पोलर बॉडीज हैं और ये बाद में डीजनरेट हो जाती हैं और एक ही एग यहाँ पे बनता है। अब ओनली 1 of 4 माइटोटिक प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू एग, यानी कि 4 माइटोटिक प्रोडक्ट में से एक ही एग में डेवलप होगी, बाकी जो है वो पोलर बॉडी कहलाएंगी और ये डीजनरेट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस और एग का बनना oogenesis कहलाता है। तो हाउ वी कंट्रोल सेल साइकिल। तो सेल साइकिल ये हम पहले टॉपिक में डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं। हर सेल का सेल साइकिल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल्स जो होते हैं एक्टिवली डिवाइड, लिवर सेल एक्टिवली डिवाइड, लेकिन नर्व सेल, न्यूरॉन सेल जब एक दफा मैच्योर हो जाते हैं वो डिवाइड नहीं करते। तो मीन हर सेल का सेल साइकिल डिफरेंट है। तो G1 फेज सेल साइकिल की याद करें तो हमने 2 फेज पढ़ी थी, एक हमने इंटरफेस पढ़ा था, एक हमने माइटोटिक फेज पढ़ा था। इंटरफेस में हमने उसकी 3 सब स्टेजेस पढ़ी थी, G1 जिसे हम गैप 1 कहते थे, फिर S और फिर G2। G1 फेज इज अ की फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स हैं, क्रूशियल चेक पॉइंट्स हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करती हैं, और इन पॉइंट्स को हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट का नाम भी देते हैं। और जब सेल साइकिल से निकलता है तो इसी स्टेज से निकलता है। जब वो सेल साइकिल से निकलता है तो ऐसी फेज को हम G0 फेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में ये देखा जाता है कि सेल की पॉपुलेशन, क्या सेल के नंबर पूरे हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका ठीक है, और डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट मीन कि उसके अंदर ऑर्गेनेलिस डेवलप हुई जो उसे G1 फेज में चाहिए थी, एस फेज में जो उसे रेप्लिकेशन के अंदर चाहिए वो डेवलप हो गई हैं। अगर तो ये है तो सेल साइकिल आगे चलेगा, अदरवाइज सेल यहाँ से G0 फेज में चला जाएगा। तो पहला फैक्टर है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर। सेकेंड है ग्रोथ फैक्टर। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक कोड कर रहे हैं PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। जब एक हड्डी टूटती है उसमें फ्रैक्चर आता है तो सबसे पहले वहां पे स्वेलिंग काज होती है, यानी कि वो हिस्सा थोड़ा सा सूज जाता है, और इस सूजने के अमल को वहां पे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन बोलते हैं। हीमाटोमा फॉर्मेशन, जब हड्डी में फ्रैक्चर आता है वो जगह सूज जाती है, स्वेल हो जाती है, तो बाद में वहां पे कुछ मौजूद सेल यानी कि फिब्रोब्लास्ट सेल उस हड्डी को दोबारा जोड़ने में मदद देते हैं। तो अब जो स्वेलिंग हुई वो क्यों हुई? ड्यू टू प्लेटलेट्स, क्योंकि वहां पे जो बोन के अंदर, जो स्पॉन्जी बोन के अंदर जो ब्लड वेसल्स थी वो टूट गई। अब उनको प्लेटलेट्स ने वहां पे खून को आगे क्लॉट कर दिया, तो अब वहां पे वो स्वेल होगी। तो अब फिब्रोब्लास्ट सेल उन सेल्स को दोबारा सेल साइकिल में दाखिल करते हैं, तो वहां पे कुछ ग्रोथ फैक्टर चाहिए, जिस तरह ये PDGF। तो ये PDGF उन सेल को सेल साइकिल के अंदर दोबारा लाने में मदद करता है। तो ग्रोथ फैक्टर इस तरह हर सेल्स में कुछ मौजूद होते हैं। साइज ऑफ सेल, तो ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेल साइज इज सूटेबल, देन वो S फेज में जाएगा या G2 फेज से माइटोटिक फेज में जाएगा। तो इसके लिए एक इंडिकेटर होता है कि साइटोप्लाज्मिक जीनोम साइज इज अ इंडिकेटर। मतलब एक सेल है, सेल के अंदर उसके क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहे और उसके अंदर साइटोप्लाज्म ऐड होता रहे, तो इट्स मीन इट्स अ ग्रो, तो वो ग्रो कर रहा है। तो अगर उसमें साइटोप्लाज्म
ऐड हो रहा है और क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रह रहे हैं तो इंडिकेटर है कि सेल का साइज जो है वो ग्रो कर रहा है। लास्ट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक प्रोटीन है कंट्रोल बाय एमपीएफ। एमपीएफ इज अ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ये एक प्रोटीन है और ये एक सिग्नल है जो स्टिमुलेट करता है सेल को कि वो इंटरफेस से माइटोटिक फेस यानी कि माइटोसिस फेस में दाखिल हो, यानी कि इट इज अ स्टिमुलस कि जो दाखिल करता है इंटरफेस से माइटोटिक फेस में, और इसकी अमाउंट सेल साइकिल के अंदर कम या ज्यादा होती रहती है। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग इंटरफेस यानी कि G2 फेस में इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए, एमपीएफ मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर की अगर कंसंट्रेशन सेल साइकिल के अंदर यानी कि G2 फेस के अंदर हाई हो जाए तो इट्स मीन इट इज अ सिग्नल टू एंटर इनटू माइटोटिक फेस। देन अब अगर इसकी कंसंट्रेशन सेल साइकिल के अंदर लो है, अगर इसकी कंसंट्रेशन सेल साइकिल के अंदर लो है तो इट्स मीन मतलब माइटोसिस के अंदर आके इसकी लो होगी तो इट्स मीन अब सेल ने G1 अगले सेल साइकिल की G1 फेस में दाखिल होना है। अब एमपीएफ बेसिकली एक एंजाइम है जो एक फैमिली से बिलोंग करता है और फैमिली का नाम है काइनेज फैमिली, प्रोटीन काइनेज फैमिली। ये बेसिकली एक दूसरे प्रोटीन और एंजाइम को एक्टिवेट करती है और कैटालाइज करती है कि अपना एटीपी जो अपना फास्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफर करे दूसरी चीजों को टू टारगेट प्रोटीन। अब एमपीएफ के बेसिकली दो यहाँ पे टाइप्स हैं, एक है CDC2 और एक है साइक्लिन, और दोनों को मैंने एक कंपैरिजन की फॉर्म में लिखा है ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। CDC2 इज अ बेसिकली प्रोटीन काइनेज एंजाइम और ये रिस्पॉन्सिबल है कि सेल को इंटरफेस से माइटोसिस फेस में दाखिल करवाए, लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर सकता, इसको जरूरत पड़ती है साइक्लिन की। अब सेकेंड, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, पूरे सेल साइकिल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद ये इनएक्टिव होता है और एक्टिव तब होगा जब इसके साथ साइक्लिन आके अटैच होगा। रिपीट कर दूं, काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है कि सेल को इंटरफेस से माइटोसिस फेस में दाखिल करवाए, और उसके बाद इसकी सेल साइकिल में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, और ये इनएक्टिव रहता है उस वक्त तक जब तक साइक्लिन इसके साथ आके अटैच नहीं हो जाती। बेसिकली एमपीएफ के ये दोनों पार्ट हैं, एक CDC2 और दूसरा है साइक्लिन। ये सबसे पहले CDC2 के साथ अटैच होगा और उसको एक्टिवेट करवाएगा ताकि डिवीजन माइटोटिक फेस स्टार्ट करवा सके, और इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है और ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेल साइकिल, बट G2 फेस के अंदर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका है कि इसने सेल को उस डिवीजन प्रोसेस के अंदर दाखिल करवाना है। उसके बाद विद इट सेल इंटर इन G0, अगर इसकी कंसंट्रेशन नहीं है इसके बगैर सेल G0 फेस यानी कि G0 फेस में दाखिल हो जाएगा। आफ्टर द सेल साइकिल ये जो डिस्ट्रॉय साइक्लिन जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं इसको दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, और इसका फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेल का सेल साइकिल मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल लीवर सेल एक्टिवली डिवाइड करते हैं और जो नर्व सेल है वो एक्टिवली डिवाइड नहीं करते, वो एक दफ़ा डिवाइड करते हैं उसके बाद वो डिवाइड नहीं करते। तो पूरे सेल साइकिल में ड्यूरिंग इंटरफेस के अंदर G1 फेस इज अ क्रूशियल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स हैं, उन्हें रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोला जाता है, जो चेक करती हैं कि आया कि सेल का साइज ठीक है, एनवायरनमेंट सूटेबल है, कि सेल अगली स्टेज में जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो इसके साथ साथ कुछ दूसरे फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर जो चेक करता है कि डेवलपमेंट यानी कि उसके अंदर वो ऑर्गेनेलिज डेवलप होगी, सेल के नंबर ठीक हैं, पूरे हैं। सेकंड है ग्रोथ फैक्टर, अभी एग्जांपल दी कि बोन के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, वो टूट जाती है, टूटने के बाद वहाँ पे स्वेलिंग हीमाटोमा बन जाता है, अब दोबारा हड्डी जुड़ती है
पूरे ड्यूरेशन 3 से 4 माह का ड्यूरेशन होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो वहाँ पे जो सेल जो डिवीजन का अमल जिनका रुक गया है उनको दोबारा स्टार्ट करवाते हैं, तो कुछ ग्रोथ फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। सेल का साइज मस्ट बी सूटेबल, अगर तो सूटेबल है तो सेल अगली स्टेज पे जाएगा, नहीं है तो अगली स्टेज में नहीं जाएगा। तो इसके लिए इंडिकेशन क्या है कि रेशियो ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीनोम साइज, यानी कि उसमें साइटोप्लाज्म क्या ऐड हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रह रहे हैं, तो देन ये एक सिग्नल है कि सेल का साइज जो है वो ग्रो कर रहा है। लास्ट सेल साइकिल को मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर के थ्रू कंट्रोल करना। बेसिकली दैट आर इट इज़ अ प्रोटीन काइनेस फैमिली से ये बिलोंग करती है, और ये सिग्नल है कि सेल को इंटरफेस से माइटोटिक फेज में दाखिल कर सके, और इसकी वैल्यू जो है अप एंड डाउन सेल के अंदर सेल साइकिल के अंदर होती रहती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई है, कहाँ पे, इंटरफेस में, तो इट्स मीन इट एंटर इनटू माइटोटिक फेज। अगर माइटोटिक फेज में इसकी डिवीजन इसकी कंसंट्रेशन लो होना शुरू हो गई तो इट्स मीन इट एंटर इनटू G1 फेज ऑफ नेक्स्ट सेल साइकिल। उसके बाद काइनेस MPF एक काइनेस फैमिली से बिलोंग करती है। इसका काम क्या होता है कि दूसरे प्रोटीन और एंजाइम को एक्टिवेट करना और ATP का फास्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करना टू टारगेट प्रोटीन। MPF के दो पार्ट हैं, CDC2 और साइक्लिन। ये बेसिकली CDC2 इनएक्टिव होता है और ये महरूने मिन्नत है साइक्लिन के, क्योंकि इसने इसके साथ आके अटैच होना है और अटैच होने के बाद इसको एक्टिव करना है, और इसने फिर सेल को इंटरफेस से माइटोटिक फेज में दाखिल करना है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है पूरे सेल साइकिल के अंदर। साइक्लिन अभी बात हो चुकी है कि इसने CDC2 के साथ अटैच होना है, सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करवाना है। इसकी कंसंट्रेशन वेरी करती है, हाँ G2 फेज में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाती है, और इसके बाद अगर इसकी वैल्यू अगर विदाउट देम इसके बाद सेल साइकिल जो है अगर ये नहीं है तो सेल साइकिल G0 फेज में दाखिल हो जाएगा, और आफ्टर सेल साइकिल ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, और बेसिकली पहले चैप्टर के हमारे पास 5 टॉपिक थे। पहला था सेल साइकिल, फिर माइटोसिस, फिर मियोसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, और लास्ट पे हमारे पास कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस के हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में आपके पास जो 2 बेसिक असाइनमेंट्स, एक पहले थी कि सेल साइकिल में कौन सी फेजेस हैं, उसको आज उसमें हमने पढ़ लिया कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और सेल डिवीजन हमने पढ़ी, उसमें माइटोसिस और मियोसिस है। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो इनहेरिटेंस होंगे, जिसमें हम फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीन, अलील, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कवर करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे।